हेलो बच्चों। अब पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका वाला चैप्टर था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लंबा वीडियो एक साथ अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसको टुकड़ों में करना पड़ा है। तो आज हम इसका दूसरा भाग आरंभ करेंगे। पिछली बार मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से हमारे अभिभावकों या माता पिता से संतान के अंदर गुणसूत्र के माध्यम से जो गुण होते हैं, जैविकीय गुण होते हैं, वो हस्तांतरित होते हैं। गुणसूत्र कैसे हस्तांतरित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अक्सर बच्चे पूछते भी हैं कि एक ही अभिभावक, एक ही माता पिता की अलग अलग संतानों में भिन्नता क्यों होती है, क्यों सारे भाई बहन एक समान क्यों नहीं होते। क्योंकि जो पिता है वो भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं और माता की भी एक ही प्रकार की कोशिका है। तो बेटा इसका उत्तर इसी बात में निहित है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि बीज कोशिका के अंदर जो बीज कोशिका से एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, उन चारों शुक्राणु के जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन गया है कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से स्त्री में भी जो डिंब बना है, आपने देखा कि 2 पोलर बॉडीज 2 नष्ट हो गए, तो कौन से वाले नष्ट हो गए और कौन सा जीवित रहा ये किसी को मालूम नहीं होता है। और ये हर बार भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशंस के साथ हो सकता है। हर बार जब एक नई बीज कोशिका का निर्माण होता है तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है बेटा 23 गुणसूत्र माँ से लिए 23 पिता से लिए मिलकर जो बने हैं वो हमेशा अलग अलग प्रकार की उससे बनते हैं, इसलिए उनका परिणाम भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा की है कि जैसे देखिए पिता के अंदर भी 46 गुणसूत्र है और माता के अंदर भी 46 गुणसूत्र है। बीज कोशिका की बात कर रही हूँ मैं। बीज कोशिका में दोनों में 46 गुणसूत्र हैं। पहले ये गुणसूत्र डबल होंगे, मतलब जोड़ा बनेगा इससे, ठीक है। फिर जो जोड़ा बनता है उससे फिर 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंदर हर प्रत्येक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। और फिर इस 46 गुणसूत्रों वाली 46 जोड़े नहीं 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका का जब पुनर्विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे 23 बनते हैं। और हर बार ये 23 में से कौन सा जीवित रहेगा। अब आप देखिए कि नर के अंदर 1 से 4 बने हैं, तो 4 जो 23 हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसी तरह से मादा में जो नष्ट हुए और जो जीवित रहा इसका पता नहीं है, वो भी भिन्न प्रकार का होगा। तो मैंने ये आपको अलग अलग रंगों से दर्शाने की चेष्टा की है कि ये सब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब पुरुष के एक जो है शुक्राणु अगर एक डिंब से मिलता है 23, तो किस प्रकार के उससे मिल रहा है उसकी पर निर्भर करेगा कि आगे कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया है भिन्न भिन्न रंगों से, जैसे रेड वाला जब पिंक से मिला है तो अलग तरह का वो कॉम्बिनेशन बनेगा, रेड वाला जब ब्लू से मिला है तो एक अलग तरह का जीव बनेगा। इसी तरह से ये जो ग्रीन कलर है, ये कलर ऐसे होते नहीं है बच्चों, केवल आपको समझाने के लिए कि भिन्न भिन्न है, मैंने बताए हैं। तो देखिए कि हर एक से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। चारों देखिए, चारों तो ये समझ लीजिए 4 भाई बहनें, एक ही माता पिता की 4 संतानें इस तरह से भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एक ही अभिभावक के आनुवंशिक गुणों में बच्चों में भिन्नता हो सकती है। एक और प्रश्न जो हम लोगों को समझना आवश्यक है वो है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है, कैसे होता है कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी। तो ये फिर वही अर्धसूत्री विभाजन जो मैंने आपको समझाया था उसी के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ है। कि देखो बच्चों, अधिकांशतः आप लोगों को पता होगा कि स्त्री के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं। तो जो 23वां बीज कोशिका जो है वो जो जोड़ा है उसका नाम रखा गया है। स्त्री में जो होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, इसलिए उनको XX कहा गया है। पुरुष के अंदर जो होते हैं ये 23वां जो जोड़ा होता है बीज कोशिका का, 22 तो शरीर कोशिकाएं, तो 23वां जोड़ा जो होता है
बीज कोशिका का होता है। तो जो 23वां वाला जो गुणसूत्र होता है, ये 23वां गुणसूत्र जो होता है ये भिन्न होता है पुरुष के अंदर, इसलिए उसको XY कहा गया है। स्त्री में बिल्कुल एक समान होता है दोनों, तो XX होता है। अब जैसे हमने पिछली उसमें भी देखा था कि इनसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। पुरुष के जब XY विभाजित होगा, दो नई कोशिका का निर्माण करेगा, दो नए शुक्राणु का निर्माण करेगा, तो एक के अंदर X जाएगा और एक के अंदर Y जाएगा। स्त्री के अंदर जब होगा, वो विभाजित होगा, तो दोनों के अंदर XX ही रहेगा। तो अब ये जो X, स्त्री का X Y वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो एक नर बालक का जन्म होगा, और अगर स्त्री का X वाले गुणसूत्र से मिलेगा पुरुष के, तो पुत्री का निर्माण होगा। तो इस तरह से होता है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे हमारे समाज में बड़ी विसंगति है लैंगिक भिन्नता के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लड़कों की प्रेफरेंस ज़्यादा है, लड़कियों की कम है, और उसके लिए अक्सर स्त्री को टॉर्चर किया जाता है, स्त्री को दोष दिया जाता है कि ये लगातार लड़कियां पैदा करे जा रही है। जबकि देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हुआ? स्त्री के पास तो X ही है हर कंडीशन के अंदर, पुरुष के उसके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि बेटा ना तो ये पुरुष के हाथ में होता है ना स्त्री के हाथ में होता है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हम उसके विज्ञान के अंदर जाएं, उसके अंदर ढूंढें कारण, तो वो जो कारण जो भिन्नता है वो पुरुष के XY क्रोमोसोम के अंदर निहित है। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि लड़का कैसे बनता है और लड़की कैसे बनती है। अब एक और जो सामान्य हमारी जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे का अध्ययन है, इसलिए बता रहे हैं कि जुड़वां बच्चे जो होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। प्रत्येक माह स्त्री के डिंबाशय से बेटा एक डिंब का स्रवण होता है। हमारे यहाँ डिंबाशय जोड़ा होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। एक माह सामान्य स्थिति में एक माह में राइट डिंब से निकलता है, डिंबाशय से डिंब निकलता है, और एक महीने के अंदर लेफ्ट वाले डिंबाशय से डिंब निकलता है। और इस डिंब का निषेचन किसी भी शुक्राणु के माध्यम से हो सकता है। तो फिर जुड़वां कैसे जन्म लेते हैं बेटा? जुड़वां बच्चों के जन्म के कई कारण हो सकते हैं। जैसे स्त्री के एक ही डिंबाशय से एक साथ दो डिंब का स्रवण हो गया, या दोनों डिंबाशय से एक एक डिंब का श्रवण हो गया। ये सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी एक से अधिक डिंब का वो हो जाता है श्रवण। तो जब दो डिंब निकले और दो भिन्न भिन्न शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर गए, तो जुड़वा बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें उतनी ही भिन्नता हो सकती है जैसे किसी भी सामान्य भाई बच्चे में होती है। क्यों? उसके अंदर जो दोनों डिंब भी अलग अलग हैं, तो उनके गुणसूत्र अलग हैं। शुक्राणु भी अलग अलग प्रवेश किया है दोनों में, तो वो भी भिन्न हैं। तो उनके अंदर उतनी ही समानता हो सकती है जैसे किसी भी सामान्य भाई बहन में हो सकती है। इन्हें हम कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस या असमरूपी ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। इसके विपरीत कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि गर्भाधान की प्रक्रिया में आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि एक डिंब के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करता है और उसके बाद कोशिका विभाजन से शरीर के अंगों का निर्माण शुरू होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पहली बार विभाजन हुआ, निषेचन के पश्चात एक शुक्राणु ने एक डिंब में प्रवेश किया और उससे निषेचित डिंब बना। उस निषेचित डिंब से पता नहीं किन कारणों से ऐसा होता है कि वो विभाजन होते हैं और दोनों दो निषेचित डिंब की तरह फिर उनका आगे विकास होता है। तो इसमें क्या होगा, डिंब भी एक ही था और शुक्राणु भी एक ही था, तो उनको जो भी गुण मिलेंगे वो बिल्कुल एक समान होंगे। ये देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। समरूपी जो होते हैं, एक डिंब से निषेचित डिंब को विभाजन हुआ, दो में बन गया और दो अलग अलग बालकों का उससे निर्माण होता है। और जो असमरूपी होते हैं उसमें दो अलग अलग डिंब हैं और दो अलग अलग शुक्राणु प्रवेश करते हैं, तो उनका ऐसे होता है। इनमें देखिए जो समरूपी जुड़वा होते हैं, वो जो अपरा क्षेत्र है, माँ के गर्भाशय के अंदर जो अपरा का क्षेत्र होता है, वो वहाँ पर एक ग्रंथि भी विकसित होती है जिसके माध्यम से माता का पोषण, ऑक्सीजन वगैरह शिशु को मिलता है।
तो जो समरूपी होते हैं उनमें वो एक ही होता है, देखिए पीले रंग के उससे दर्शाया गया है। जबकि जो दूसरे असमरूपी जो जुड़वा होते हैं, असमरूपी जुड़वा के अंदर ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए इनकी अपरा भी भिन्न भिन्न होती है ना, तो इनको पोषण भी अलग अलग अपरा के माध्यम से मिल रहा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है समरूपी और असमरूपी में। तो आप ये समझिए जो समरूपी होते हैं बिल्कुल एक समान होंगे, उनका लिंग एक सा होगा, उनकी लंबाई एक सी होगी, शक्ल सूरत सब कुछ बिल्कुल उनकी एक समान होगी, क्योंकि उनको एक समान जीन्स मिले हैं। ठीक है, अब अगला जो है ये समझना है कि ये वंशानुगत विरासत हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है। ये तो आपको पता चल गया कि आधे जीन्स हमें माँ से मिल रहे हैं और आधे हमें पिता से मिल रहे हैं। अब ये समझिए बेटा कि हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक गुण होते हैं, जितने भी पैतृक गुण होते हैं, उनके 2 जीन्स होते हैं हमारे शरीर की बनावट से रिलेटेड। जैसे हमारी लंबाई कितनी होगी, हमारी हाथ कैसी होंगे, हमारी उंगलियां किस आकार की होंगी, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आँखों के पुतलियों का रंग कैसा होगा, ये सब के लिए हमें 2 जीन्स मिले हैं। ठीक है, एक जीन पिता से मिला है और एक हमें माता से मिला है। अब हमारे अंदर कौन सा प्रकट होगा ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर दोनों एक समान मिले हैं, जैसे मान लो माँ के बालों का रंग काला है, पिता के बालों का रंग भी काला है, तो शिशु में काले रंग के बाल होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर माँ के बालों का रंग भूरा है और पिता के बालों का रंग काला है, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो बालक के अंदर कौन सा वाला गुण दिखाई देगा, ये निर्भर करता है कि दोनों जीन्स में से ज़्यादा प्रभावी कौन है। तो इनको कहते हैं हम, जीन के जो जोड़े होते हैं उनमें एक प्रभावी जीन होता है और एक अप्रभावी जीन होता है। तो जो प्रभावी जीन होते हैं वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है कि जैसे काले और भूरे को मिलाएंगे तो काला रंग जो होता है वो प्रभावी होता है, भूरा रंग जो होता है वो अप्रभावी होता है, रेसेसिव होता है, और जिसको प्रभावी होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट करता होता है। तो लंबाई और छोटेपन का है, तो दोनों जीन्स मिलेंगे तो प्रभावी कौन सा? लंबाई का है। तो ये निर्भर करता है कि जो प्रभावी वाला होगा वो तो दिखाई दे जाएगा, जो अप्रभावी होगा वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ समझने की बात बच्चों ये है कि हमारे अंदर चाहे वो लक्षण दिखाई दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, लेकिन हम उसके वाहक हैं, वो जीन हमारे अंदर विद्यमान है और वो जीन हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देंगे। जैसे अभी इन दिनों कोरोना का चल रहा है, आप लोगों को पता है कि कुछ लोग तो बीमार हो रहे हैं कोरोना से, और बाकी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हो भी गए हैं, ठीक भी हो गए, उनके अंदर कोई लक्षण भी नहीं हुआ, लेकिन वो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। मतलब वो वाहक का काम कर रहे हैं, खुद को नहीं हुआ लेकिन वाहक का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जीन्स में भी होता है बेटा कि आपने अभिभावक से हमें जो जीन्स मिले उनमें से जो दिखाई दे गया वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो दिखाई नहीं दिया दूसरे अभिभावक से जो हमें मिला है वो भी हमारे अंदर विद्यमान है और हम उसके वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये कि अगर दोनों तरफ से हमें कोई 2 अप्रभावी जीन मिल गए तो वो दोनों मिलकर प्रभावी हो सकते हैं। ये देखिए अगले चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, ये प्रभावी अप्रभावी जीन्स को दर्शाने के लिए मैंने इस चित्र का चयन किया है। इस चित्र में देखिए लंबाई कैपिटल टी से दिखा रखी है, और जो छोटा है, जो पौधा लंबा है उसका कैपिटल टी से, जो छोटा है उसका स्मॉल टी से है, छोटा छोटा टी, ABCD वाला छोटे टी से। तो अब इसमें देखिए कि जो लंबाई वाला है वो प्रभावी होता है और जो छोटा वाला होता है वो अप्रभावी होता है। अब देखिए इससे जब बने, लंबाई वाला जो है उसमें जब अलग अलग बने तो दोनों के अंदर टी आया, कैपिटल आया, और जो छोटे वन वाले हैं उसके दोनों के अंदर छोटेपन का आ गया। जब ये दोनों मिलते हैं तो जहाँ भी कैपिटल टी आ गया, देखो चारों के अंदर कैपिटल टी आ गया है, जो बीज कोशिका से जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं, चारों के अंदर कैपिटल टी आने की वजह से चारों पौधे लंबे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लंबाई का जो जीन है वो प्रभावी होता है, छोटेपन का
अप्रभावी होता है। लेकिन इन सब के अंदर अप्रभावी रूप से देखिए सबके अंदर एक एक छोटा छोटा टी भी विद्यमान है, तो ये उसके वाहक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप नीचे आइए तो देखिए कि वो जो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, अब ये जब बटेगा तो एक में कैपिटल होगा, एक में स्मॉल होगा, मतलब एक के अंदर लंबाई वाला होगा और एक के अंदर छोटेपन का होगा। हर एक के साथ इसी तरह से होगा। अब अगली पीढ़ी के अंदर क्या होगा, अगर बड़ा टी छोटे टी से मिला तब तो लंबा बन जाएगा, लेकिन अगर दो छोटे टी मिल गए तो एक छोटा बनेगा। तो देखिए दो अप्रभावी जीन हैं, ये दोनों छोटेपन के हैं, ये दोनों जब मिले आपस में तो ये परिलक्षित हो गए, तो वो बालक जो होगा या जो पौधा होगा वो छोटा ही होगा। लेकिन अगर एक भी प्रभावी वाला जीन मिल गया तो होगा। तो इसीलिए कहते हैं बेटा ये प्रभावी अप्रभावी जीन की जो है कि हमारे यहाँ जब विवाह संबंध होते हैं हिंदुओं के अंदर, हिंदू प्रजाति में जब होते हैं तो 4 गोत्र छोड़कर विवाह किया जाता है। इसका बड़ा अच्छा वैज्ञानिक आधार है। क्यों? क्योंकि अगर आप निकट के संबंधियों में विवाह कर रहे हैं तो जो अप्रभावी वाले जीन हैं वो भी परिलक्षित हो जाएंगे, जिसको मैं रोग के संदर्भ में आपको आगे समझाऊंगी। अब हमें देखना चाहिए कि आनुवांशिकता से हमें कौन कौन सी विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। तो आनुवांशिकता पर निर्भर है, पहली चीज़ है शारीरिक गुण। शारीरिक गुण हम सभी जानते हैं, हमारी लंबाई है, हमारा वजन है, त्वचा का रंग है, त्वचा की क्वालिटी है, हमारे अंदर जो कहना चाहिए ना शारीरिक क्षमता, एथलेटिक एबिलिटी। जैसे देखें कि जो लोग धावक होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके बच्चों का भी बॉडी बिल्ड कंपैरेटिवली अच्छा होता है, उनकी क्षमता काफ़ी होती है। फिर बाल और आँखों का रंग, इसके ऊपर किसी चीज़, मृत्यु की उम्र, ऐसा भी देखा गया कि जो लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं उनकी संतान भी लंबी उम्र तक सामान्यतः जीती है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता हमारा आईक्यू, देखा गया है कि बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं उनके आईक्यू में और बच्चों के आईक्यू में काफ़ी निकट सहसंबंध पाया गया है। मतलब अगर बच्चों का आईक्यू अच्छा, पेरेंट्स का अच्छा है तो बच्चों का भी अच्छा पाया गया है, और पेरेंट्स का कम है तो, लेकिन ये भी एक बात है कि बेटा कि अच्छा वातावरण, अच्छे अवसर मिलने से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो लगभग एक सा रहता है। इसीलिए बौद्धिक क्षमता के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं और देखा गया है कि बौद्धिक क्षमता के ऊपर आनुवांशिकी का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अब बौद्धिक क्षमता भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, जैसे स्मरण शक्ति, आप लोग सब जानते हैं, मेमोरी, भाई मेरी तो मेमोरी बड़ी पुअर है, मेरी तो बहुत अच्छी है, सबकी अलग अलग होती है। बुद्धि लब्धि, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, किसका आईक्यू कितना है, बहुत इंटेलिजेंट होगा तो उसका आईक्यू, सामान्य आईक्यू जो होता है वो 110 माना गया है। ठीक है ना। भाषा का कौशल की आयु, भाषा कौशल मतलब भाषा जब हम बेटा सीखते हैं भाषा तो उसकी भी एक सीक्वेंस होती है कि हम पहले कुछ शब्द बोलना सीखते हैं, फिर हम उनका अर्थ निकालना सीखते हैं, वाक्य निर्माण करना सीखते हैं, फिर हम उसको लिखना सीखते हैं, लिखे हुए को पढ़ना सीखते हैं और पढ़े हुए को समझना सीखना। ये सब भी भाषा कौशल के अलग अलग चरण होते हैं और इनकी एक आयु निश्चित होती है। तो देखा गया है कि इसमें भी भाषा कौशल कौन सी आयु में कितने लोग प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, ये भी काफ़ी कुछ आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। फिर है पढ़ने की अयोग्यता, रीडिंग डिसेबिलिटी, मतलब आप किसी चीज़ को लिखे हुए को पढ़ने की क्षमता जो है उसमें भी, जैसे आपको ध्यान हो, आपने पिक्चर देखी थी तारे ज़मीन पर, तो जो तारे ज़मीन पर पिक्चर थी उसके अंदर जो पात्र है, बालक जो है, उसके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू ख़राब है, वो दूसरी चीज़ों के अंदर इंटेलिजेंट है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो कहते हैं कि ये जो पढ़ने की जो योग्यता होती है ये भी आनुवांशिकता से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इसके अलावा मानसिक विमंदिता, विमंदिता का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सामान्य से कम बुद्धि होना। बहुत से कारक होते हैं जिसकी वजह से बालक मानसिक रूप से विमंदित हो जाते हैं, पर देखा गया है कि इसमें भी आनुवांशिकता का काफ़ी महत्व होता है। अगर पेरेंट्स मानसिक रूप से विमंदित है, मतलब उनका मंद बुद्धि है, तो उसका प्रभाव उनके बालकों में भी देखा जाता है। फिर आती हैं संवेगात्मक विशेषताएं।
जिनसे हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, जैसे कि शर्मीलापन, कुछ लोग बहुत शर्मीले होते हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी तो आप लोग समझते होंगे। अंतर्मुखी जो अपने अंदर ही सीमित रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अपनी सोचों में गुम रहता है, अपनी दुनिया में गुम रहता है। बहिर्मुखी होता है जो आगे बढ़ के सबसे बात करते हैं, बिल्कुल हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, सबसे मिलना, सामाजिक प्राणी होते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्मुखी। तो ये प्रवृत्ति भी आनुवांशिकता से प्रभावित देखी गई है। न्यूरोसिस एक तरह का मानसिक विकार है बेटा। मानसिक विकार जैसे जिन लोगों को न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है वो छोटी छोटी बातों से अवसादग्रस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके सोचते हैं और चिंता में घिरे रहते हैं। जैसे आगे मैंने लिखा है और उदाहरण दिया है सिज़ोफ्रेनिया, ये भी एक मानसिक रोग है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चिंता या एंजाइटी की प्रवृत्ति भी देखी गई है कि इसमें भी आनुवांशिकता के जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं प्राणी, हर वक्त क्या होगा, कैसे होगा, हर वक्त नेगेटिव से उसमें रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। चिंता बेटा सब लोगों को होती है, लेकिन एक सामान्य स्तर तक जब चिंता होती है तो वो हमें बल्कि काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अत्यधिक चिंता जो होती है वो हमारी काम करने की क्षमता का हनन कर लेती है। तो अत्यधिक, यहाँ पे एबनॉर्मल वाली चिंता की बात हो रही है, वो प्रवृत्ति भी आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। इसी तरह से मद्यपान मतलब शराब का सेवन। अब आप सोचेंगे कि शराबी का बालक क्या शराबी होगा? नहीं बच्चों, पूरा इसका कोई वो नहीं है। अगर अच्छा वातावरण मिलता है, उसको अच्छी गाइडेंस मिलती है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तो वो बालक, शराबी का बालक शराबी नहीं बनेगा और देखेगा कि शराब पीने से कितनी कठिनाइयाँ हो गई तो वो उससे बच भी सकता है। लेकिन माहौल मिलने पर और उसकी प्रवृत्ति होने पर उसके अंदर प्रवृत्ति रहेगी हमेशा कि वो शराब की ओर जल्दी से आकर्षित हो जाएगा, शराबी बन जाएगा। ठीक है ना? तो वो उसके अंदर प्रवृत्ति मौजूद रहती है। अगर वातावरण से भी ऐसा ही वो मिला तो बहुत जल्दी वो उस तरफ झुकने की संभावना है। ठीक है बच्चों, फिर आज हमारा वीडियो अब मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले भाग में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे।